बीजे क्लासेस जयपुर पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है हमारा राजस्थान अध्ययन की किताब कक्षा 7 में अपन 2 चैप्टर रह रहे हैं बारे हमारे उनका अध्ययन करते हैं। वो अर्थव्यवस्था के टॉपिक थे, इसलिए उनको बाद में करवाया जा रहा है। ये फुल एनालिसिस वीडियो होने वाले दोनों चैप्टरों का, चैप्टर 4 और 5 में इस वीडियो में अध्ययन किया जाएगा और कक्षा 7 की ये हमारा राजस्थान अध्ययन किताब पूरी हो जाएगी। कक्षा चौथा और पांचवा कौन सा चैप्टर है? तो राजस्थान में कृषि विपणन। तो राजस्थान में कृषि विपणन की क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। कृषि उपज मंडी के बारे में जानेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानेंगे, और इसके अलावा अपन उचित मूल्य की दुकानें क्या होती हैं, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, व्यापार में जानेंगे, और व्यापार में आयात निर्यात क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए अपन इस क्लास को पूरी करने की कोशिश करते हैं। तीसरा चैप्टर हो गया, ये पहले पढ़ा चुके हैं, तीन वीडियो पहले बन चुके हैं। चौथा राजस्थान में कृषि विपणन। तो कृषि विपणन क्या होता है? तो कृषि विपणन जो सरकार अपन किसान द्वारा जो उपज निर्मित की जाती है उसको मंडी तक पहुंचाने में जो जो प्रक्रियाएं काम आती हैं, उसका उपयोग करने तक जो जो प्रक्रियाएं काम आती हैं वो क्या कहलाती हैं? कृषि विपणन कहलाता है। कृषि विपणन राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। कब? 1974 में। पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या हुआ, क्या दे रखा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये तो देख लेना कि फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। क्या नहीं पता? उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अध्ययन करते हैं। राजस्थान में कृषि उपज मंडी, तो कृषि उपज मंडी एक बाजार होती है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिनसों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। यह बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं। जो हमारी मंडियां होती हैं वो नियमों के अधीन रहती हैं, नियमों के अधीन ही जिनसों का खरीद करती हैं, कृषि उपजों का खरीद करती हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। किसे? कृषि उपज मंडी को क्या कहा जाता है? विनियमित बाजार। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर नियमों के द्वारा संचालित ये मंडियाँ होती हैं और इन बाजारों का विनियमन क्या कहलाता है? कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। इन बाजारों का जो विनियमन किया जाता है वो कृषि विपणन बाजार समिति के द्वारा किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, कृषि उपज मंडी क्या होती है? कृषि उपज मंडी में बाजारों का विनियमन कृषि किसके द्वारा किया जाता है? तो कृषि विपणन बाजार समिति के द्वारा। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है। तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना क्यों की गई है? कृषि विपणन बाजार समिति और उनके बाद कृषि जो बाजार समिति का निर्माण इसलिए भी किया गया है क्योंकि कृषि विपणन के लिए जो मंडियाँ संचालित की गई हैं उनका विनियमित किया जाए और किसानों को सही समय पर सही भुगतान किया जाए। वर्ष 1974 में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की जाती है। यह बाजार बिचौलियों से किसानों को बचाव कर उचित मूल्य कर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं जिसकी बोली लगाई जाती है। सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि किसान मंडी पर जाते ही किसानों की माल की क्या लगाई जाती है? उपज की बोली लगाई जाती है। बोली लगाने के बाद उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। मतलब किसी भी उपज का कितना मूल्य है उसके लिए पहले ही लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दिया जाता है
ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। तो किसानों की सहायता के लिए मंडियों में क्या होते हैं, आढ़तिये, ये सब जानते होंगे। किसानों की सहायता के लिए मंडियों में आढ़तिये, कुछ आढ़तिये जिन्हें कच्चे आढ़तिये कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी से में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं। तो किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आढ़त कमीशन काटकर किसानों को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आढ़ती भी होते हैं जो इन कच्चे आढ़तियों को से थोक व्यापारियों या मिल पालक के लिए उपज का खरीद करते हैं। मतलब आढ़तिये वो होते हैं जो किसानों से डायरेक्ट उपज खरीदते हैं और उसको अपना कमीशन काट के किसानों को भुगतान तुरंत करते हैं। और ये जो आढ़तिये होते हैं कभी कभी उपज से पहले भी किसानों को ऋण प्रदान करते हैं। इसलिए आढ़तिये किसानों की पहली पसंद होती हैं कि आढ़ती के पास पर जाकर अपना अनाज बेचें। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क या मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। तो मंडियों में जो खरीदार होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनसे बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है, जिससे मंडियों का संचालन सुनिश्चित हो। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है, जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। पढ़ते हैं, राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। राज्य की जोधपुर जो मंडी है वो जीरे तथा कोटा की जो रामगंज मंडी है धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में जा सकता है कि जीरे की मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, कहा कि जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जीरे के लिए। और कोटा की जो रामगंज मंडी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध है। कृषि कृषि मंडी में किसान को क्रेता खरीदार नहीं मिलते, मतलब क्रेता खरीदार नहीं मिलते हैं, तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, एमएसपी राज्य सरकार के द्वारा कानून लाकर नियम बनाया गया है, जिसके तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत वह मूल्य ये होता है जिसमें कृषि जिन्सों या कृषि उपज का उससे कम दामों पर कोई भी व्यापारी खरीद नहीं कर सकता। इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की पकड़ है, जिससे मंडी में बाजारों का विनियमन नहीं हो सके, पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। बढ़ते हैं कृषि विपणन, परिभाषा याद करनी है। कृषि विपणन के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां हैं, सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं। जैसे परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, किस प्रकार भंडारण किया जाएगा, उनका ग्रेडिंग की जाएगी। कृषि विपणन के अंतर्गत ही ये आते हैं। कृषि उपज मंडी क्या होती है, तो किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी समिति है। क्या है, किसानों की जो कृषि उपज के जो भंडारण और बिक्री के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी समिति है, जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती हैं। ये पढ़ा, कृषि उपज मंडी पढ़ ली, कृषि विपणन पढ़ लिया। अब चलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, पीडीएस सिस्टम वह है जिसके तहत खाद्यान्न आपूर्ति को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कृषकों या कोई भी व्यक्ति, किसी भी गरीब व्यक्ति को पहुंचाया जाता है, जिससे उसको खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान हो। पढ़ते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसा कि आपने जाना, सरकार द्वारा जो नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पाद को अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती हैं, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी गई कुछ उपजों, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का
कार्य किया जाता है। जो भी हमारी योजना चल रही है, खाद्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था NFA से, कब 2013 में। उसका नाम बदल दिया है अभी 2028 तक। अलग कोरोना के बाद एक योजना चलाएगी जिसमें कहता है 5 किलो अनाज मिलेगा है। उसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली या PDS सिस्टम कहा जाता है। गरीब कल्याण अन्न गरीब कल्याण योजना वो चलाई थी। देखते हैं इसमें क्या हुआ है। इसमें खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति की सहायता प्राप्त की जाती है और यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग द्वारा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली परिभाषा जानते हैं। यदि यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा की जाती है। और NFA के तहत लगभग दो तिहाई जनसंख्या इसके अंतर्गत आती है और लगभग 81 करोड़ लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक महीने 5 किलो गेहूं, चावल, 1 किलो चावल, दाल, चीनी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। उचित मूल्य की दुकानें क्या होती हैं? तो उचित मूल्य की जो राशन की दुकानें होती हैं उन्हें उचित मूल्य कहा जाता है। ये सरकारी दुकान होती हैं जहां पर उचित मूल्य पर गरीबों या जो असहायक वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको उचित मूल्य पर आम आदमी को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं। तो उचित मूल्य सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती हैं। उचित मूल्य और उसका क्या कार्य है? खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करवाना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण करना, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण करना एवं निगरानी करना आदि की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की। उचित मूल्य के माध्यम की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो PDS सिस्टम है की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगाए, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। इस प्रकार इस अध्याय में पढ़ने जाना हमारे राज्य के किसानों की कृषि उपज मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती हैं और इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। चैप्टर समाप्त हो जाता है। विपणन क्या होता है? तो वस्तुओं का क्रय विक्रय। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य होता है जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार करती है। मतलब सरकार द्वारा वह निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को या उपज को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। मतलब कितने इस कम से इन दामों से तो कम में खरीद ही नहीं सकते, किसी को भी बेचा जाए। चैप्टर नंबर 5 में राजस्थान में व्यापार वाले चैप्टर में चलते हैं। इसमें आयात निर्यात के बारे में जानेंगे। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं राजस्थान में, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। चलो देखते हैं। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण रहा है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो कृषि आधारित उद्योगों में कौन कौन से हैं? तो अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इन उद्योगों को 2 श्रेणी में विभक्त किया जाता है। तो कृषि में आधारित कौन कौन से सूती वस्त्र उद्योग हैं? तो बड़े उद्योग कौन कौन से हैं उनके बारे में, चीनी उद्योग हैं, इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग है, ये कृषि आधारित बड़े उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि बृहद उद्योग, बड़े उद्योग और लघु एवं कुटीर उद्योग कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से? तो कृषि आधारित उद्योग में राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग, चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित, सर्वाधिक रोजगार देने वाले सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है, ये कथन और कारण में पूछ लिया जाता है
कि राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग है राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाते हैं तो उसे बीज से अलग कर रोए निकाले जाते हैं। कपास होते हैं, कपास रुई किया जाता है। कपास को पकाया जाता है। कपास को पकाने के बाद बीज से अलग रोएं उसे निकाले जाते हैं और रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काटी जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं और इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर तानों को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है और बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल है। किस स्थापना ब्यावर में की गई? कब की गई? 1889 में दामोदर दास राठी के द्वारा। किसके द्वारा? दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में। इसके अलावा ब्यावर, भिलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं। इस सूती वस्त्र उद्योग की जो अन्य जो मिलें हैं उनका अध्ययन आगे की कक्षाओं में किया जाएगा। इसमें एक दो छोटी चीजें हैं और छोटी क्लास है। तो एक द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ही मुख्य मानी गई। 1889 ईस्वी में ब्यावर में दामोदर दास राठी द्वारा इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी का है। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती हैं, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर का निर्माण किया जाता है। कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं? तो कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में जानेंगे, जिसमें तेल, गुड़, खांड, सारी एवं दाल उद्योग प्रमुखतः इसके अंतर्गत आते हैं। देखते हैं राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांड, सारी एवं दाल उद्योग हैं। खाद्य तेल के कारखाने में जयपुर, भरतपुर मुख्यतः हैं, जहाँ पर वीर बालक जैसी कंपनियां स्थापित हैं, जैसी उद्योग स्थापित है। सवाई माधोपुर में, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई, 1955-56 में की गई, राज्य में खाद्य के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का भी कार्य करती हैं। इनमें सूती खादी मिश्रित, गाणी तेल, गुड़ तथा खांड, सारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। हम सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आयात निर्यात क्या होता है? आयात और क्या होता है निर्यात? आयात मतलब किसी भी देश से वस्तुएं या सेवाएं वस्तुएं का अपने देश पर मंगवाना क्या कहलाता है? आयात। निर्यात क्या होता है? अपने देश में जो बनी वस्तुएं हैं उनका दूसरे देशों में बेचना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। जानते हैं, प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी भी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है, एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनियमन क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य के वस्तुओं को मंगवाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। मतलब देश या राज्य के से अन्य वस्तुओं को मंगवाना जो हमारे पास उनकी पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, उनको मंगवाना आयात कहलाएगा। तब वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। जिस देश में उस वस्तु की अधिक उपलब्धता है उसका सरकार के द्वारा निर्यात करवाया जाता है। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वनोत्पाद हो, औद्योगिक उत्पादन हो, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब व्यापार एक राज्य
का अन्य राज्य से व्यापार हो तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जब यह व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ होता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राज्यीय व्यापार क्या होता है? एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ व्यापार। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राजस्थान में सरसों एवं ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन, सब्जियों, लहसुन, संतरे व दुग्ध के उत्पादन में भी राज्य का क्या है? प्रमुख योगदान है। दूध में दूसरे स्थान पर है राजस्थान, सोयाबीन में तीसरे स्थान पर है, मोटे अनाज पे प्रथम स्थान है, जीरा पे प्रथम स्थान है, जोधपुर की जो जीरा मंडी है वो प्रसिद्ध है। तिलहन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। लहसुन का सर्वाधिक होता है, 12 में होता है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में कुछ को प्रसंस्कृत रूप से राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है, जिसे आप पैकेट बंद भोजन पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में करते हैं। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, जिसमें राजस्थान का बाजरे में प्रथम स्थान है, ज्वार में तृतीय स्थान है, तिलहन प्रथम स्थान है, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। राजस्थान से कौन कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती हैं? तो ज्वार, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि का आयात किया जाता है। खनिज तेल के लिए राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी लगाई गई है, जो देश की 26वीं रिफाइनरी है और राजस्थान की पहली रिफाइनरी है। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से कपड़ा का, जवाहरात एवं आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक, पत्थर की वस्तुएं, इमारती जो पत्थर हैं उनकी वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरियां एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित किए गए हैं। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा वहां निर्यात की कई संभावनाएं बढ़ी हैं। इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है। इसके तहत राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना दी जाती है। इसमें श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। जो राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना है उसके तहत श्रेष्ठ जो 35 निर्यातक होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्य के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए कितने दिन का 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। तो राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? 35 को। इसके लिए जो दस्तावेजीकरण प्रक्रिया होते हैं उस प्रशिक्षण कार्य में कितने समय का प्रशिक्षण दिया जाता है? 2 दिवसीय। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है। तो 18 दिसंबर कब आई थी? कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 18 दिसंबर 2019 को। जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय को, कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने का क्या करती हैं? प्रावधान करती हैं। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यापारियों को प्रोत्साहन भी प्रदान करती हैं। चैप्टर समाप्त हुआ। ये आ जाएगा आपको कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में प्रसंस्करण क्या होता है, तो कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया। जय हिंद। आप सभी इसी प्रकार क्लास देखते रहे। आगे की क्लास कक्षा 8 की और कक्षा 9, 10 सभी इसी प्रकार की करवाई जाएगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।